हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? यूनिट्स एंड डायमेंशन का आज सेकेंड लेक्चर चालू हो रहा है। फर्स्ट लेक्चर आपने ऑलरेडी देखा है कि उसमें हमने व्हाट इज़ फिजिक्स के बारे में जाना है कि फिजिक्स है क्या। उस फिजिक्स है क्या में था कि फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। नेचर का और उसके लॉज का क्या है स्टडी, अगर हम जानेंगे तो वो है फिजिक्स। समझ में आ रहा है? देखिए, ये फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। तो हम नेचर को स्टडी करेंगे और लॉज जो बनाएंगे, तो उस लॉज के लिए मैंने आपको बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत होती है। समझ में आ रहा है? और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड टू डिफाइन दीज लॉज। इन लॉज को समझाने के लिए मुझे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ेगी। मुझे कुछ यानी बताने के लिए कुछ जैसे इंग्लिश में हमने क्या किया हुआ है, ABCD को लिखा हुआ है और ABCD से वर्ड्स बनाए हुए हैं, और हमको कुछ एक्सप्रेस करना होता है। तो भाई मैं खुश हूं, तो इसका मतलब क्या है? आई एम हैप्पी। तो ये हैप्पी क्या है, वो पहले डिफाइंड है, उसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि हैप्पी का मतलब खुश होना है। तो इसी तरह से ये फिजिकल क्वांटिटीज है, ये लैंग्वेज बनाती है फिजिक्स की। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? उस फिजिक्स की लैंग्वेज है, उसके ABCD है। तो ये क्या है? तो क्वांटिटीज which can be measured by instrument or derived to describe laws of physics. Laws of physics are called physical quantities. जो क्वांटिटीज हम लोग किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं या डिराइव करते हैं, किसमें से जो मेजर की हुई है उसके ऊपर भी आएंगे, टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिजिक्स। तो जो भी ये लॉज हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा ना। अभी जैसे इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए कि आई एम हैप्पी को बनाने के लिए हमने पहले अल्फाबेट्स पढ़े ABCD, उससे वर्ड्स पढ़े हैं, फिर ये पूरी लैंग्वेज हो गई है। आई एम हैप्पी तो एक लैंग्वेज है, एक पूरी सेंटेंस है। तो क्या पढ़ा है हमने? छोटे छोटे वर्ड्स पढ़े हैं, ABCD 26 वर्ड पढ़े हैं, इजंट इट? और वो वर्ड्स पढ़ने के बाद हमने उससे 2 लेटर वर्ड, 3 यानी जो अल्फाबेट्स बोलते हैं, फिर उससे वर्ड्स बनाए, फिर सेंटेंसेस बनाई। तो ऐसे ही फिजिक्स में पहले फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी पड़ती हैं, और इस फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ के हम लोग किसी भी फिजिक्स के लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, लॉज ऑफ फिजिक्स तो अभी इनफाइनाइट है, इतना फिजिक्स में तरक्की हो चुका है, इजंट इट? फिजिक्स में इतना तरक्की हो गया है, लॉज ऑफ फिजिक्स तो इनफाइनाइट लॉज होंगे, इजंट इट? पर इनफाइनाइट लॉज होने के बावजूद तो फिजिकल क्वांटिटीज भी इनफाइनाइट होंगी। ये जो मैं बोल रहा हूं, ये फिजिक्स का ABCD है, तो इनफाइनाइट होगी तो चलेगा क्या? नहीं। देखिए, मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल कि इंग्लिश इतना बड़ा लैंग्वेज है, अल्फाबेट्स तो 26 है, पूरा इंग्लिश 26 अल्फाबेट से बना हुआ, ABCD Z तक। तो पूरा फिजिक्स, तो ये जो क्वांटिटीज होती हैं, ये 2 तरह की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल, और दूसरी होती हैं डिराइव्ड। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, जैसे ABCD है, क्या A B से रिलेटेड है?
नहीं। बी सी से रिलेटेड है? नहीं। तो ये फंडामेंटल्स हैं। एबीसीडी क्या है आपको पता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का फंडामेंटल है। जिसको एबीसीडी नहीं आएगी, आपने सबसे पहले एबीसीडी सीखी है ना, किसने? जैसे मराठी में आप क्या पढ़ते हो, अब 12 कड़ी पढ़ते हो ना, हिंदी में 12 कड़ी पढ़ते हो, उसके बाद आप वर्ड सीखते हो। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो कितने हैं इंग्लिश में फंडामेंटल वर्ड लेटर्स? कितने हैं? 26। अल्फाबेट 26 हैं। तो यहां पर फंडामेंटल कितने हैं? 7। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज, that are independent of each other, ये है आर कॉल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और ये हैं कितने? 7। मैं आऊंगा इन पे भी। दीज आर मेजर डायरेक्टली बाय इंस्ट्रूमेंट, इसको इंस्ट्रूमेंट लेकर ही मेजर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पूछूं, ये जो आपके सामने बोर्ड है इसका लेंथ कितना है? आप ठहरे ठहरे बता सकते हो क्या? नहीं। आप क्या करोगे? एक पट्टी लेके आओगे, ठीक है, उसको क्या करोगे? मेजर करोगे। सर ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 10 इंच है, 12 इंच है, 1 फुट है, जो भी है। समझ में आ रहा है? मैंने पूछा मेरा सिर का टेम्परेचर कितना है, आप थर्मामीटर लेके आओगे, कुछ थर्मल स्क्रीनिंग करोगे इधर का। मैंने पूछा इस चौक का वेट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे, आप मेजर करोगे। ये डायरेक्टली नहीं पूछा जा सकता। पर डिराइव्ड क्वांटिटी देखो, डिराइव्ड क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर, नाम ही डिराइव्ड है, दैट डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। सोचो, जैसे मान लो इंग्लिश में हमने एबीसीडी सीखा, फिर उसके वर्ड्स बनाए, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिससे पूरा फिजिक्स बन जाता है। बाकी सब इन 7 पे डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जांपल इसी बोर्ड का मैंने आपको एरिया पूछा, तो आप क्या करोगे? एरिया भी डायरेक्टली नहीं बता सकोगे, पर एरिया फाइंड करने के लिए पहला इसका लेंथ मेजर करोगे, फिर इसका ब्रेथ मेजर करोगे। और लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी आपने एक्चुअली मेजर क्या किया? 2 बार लेंथ ही मेजर किया है। सोचो, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मैंने पूछा वॉल्यूम, तो आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर करोगे। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों क्या है? ये तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिससे वॉल्यूम बन रहा है। तो वॉल्यूम क्या है? ये तो मैं इंस्ट्रूमेंट से मेजर करूंगा, ठीक है। तो मान लो एरिया, वॉल्यूम। अच्छा, मैंने आपको डेंसिटी पूछा। डेंसिटी भाई बताओ, इस पर्टिकुलर मटेरियल की, ये लोहा का रॉड है, इसका डेंसिटी क्या है? डेंसिटी आपको पता है क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप इंस्ट्रूमेंट लेके आओगे, लेंथ मेजर करोगे, ब्रेथ मेजर करोगे, हाइट मेजर करोगे, वॉल्यूम पता करोगे, बरोबर है। यानी सोचो, पहले मैंने फंडामेंटल क्वांटिटीज मेजर की जो कि लेंथ है, उससे एक डिराइव क्वांटिटी बनाई वॉल्यूम, फिर से मैंने मास मेजर किया। मास डायरेक्टली पता चलेगा क्या? मैं एक इंस्ट्रूमेंट लेके आऊंगा और मास मेजर करूंगा। तो मास भी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इजंट इट? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है मैं अभी आपको बताऊंगा, पर मास भी क्या है? एक उसमें से फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो मास लूंगा, फंडामेंटल क्वांटिटी, और लेंथ क्या था? फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ, ब्रेथ और हाइट से मैंने वॉल्यूम बनाया, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम डिराइव क्वांटिटी है। मास भी मैंने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया, तो मास क्या है? फिर से एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फिर डेंसिटी जो होगा वो क्या आता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सोचो किस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज में से मैंने एक चीज डिराइव की है जो कि है डेंसिटी। ऐसे अनगिनत डिराइव क्वांटिटीज होती है। धीरे धीरे मैं इसको अलग से मैं समझाऊंगा, पहले पर मैं आपको थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इन चीजों के बारे में। आज फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर ज्यादा चर्चा होगी, तो
ये स्क्रीन पॉज करके आप लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। आप अपने अपने नोट्स बनाओ, एक अच्छा फिजिक्स का नया बुक बनाओ जिसमें से आप अच्छा क्लीन नीट टाइडी सब कुछ लिख लो। अच्छा, अभी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है सर? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, पहला है, उसमें हमने पढ़ा है ऑलरेडी, मैंने आपको बताया लेंथ। सेकेंड है मास, थर्ड है लेंथ मास टाइम, फोर्थ है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फिफ्थ है लुमिनस इंटेंसिटी, सिक्स्थ है टेम्परेचर, सेवेंथ है इलेक्ट्रिक करंट। देखो आप सोचो, क्या लेंथ मेजर करना होगा तो हमेशा हम कोई भी मेरे को चीज़ की लेंथ मेजर करनी हो तो हम क्या करते हैं, घर में कोई पट्टी होती है तो उससे मेजर करते हैं। क्या सीधा डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं? क्या ये किसी पे डिपेंड है? नहीं, किसी पे भी डिपेंड नहीं है। हाँ, एरिया जैसे 2 बार हम लेंथ लेंगे, लेंथ और ब्रेथ, तो एरिया बनेगा। वॉल्यूम के लिए लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, लेंगे तो वॉल्यूम बनेगा। मास सोचो, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? क्या नहीं, किसी चीज का मास लेना हो तो हम क्या लाएंगे? स्प्रिंग बैलेंस लाएंगे, बीम बैलेंस लाएंगे तो मेजर करेंगे। टाइम सोचो, टाइम हमेशा, मान लो हमको किसी का टाइम मेजर करना हो तो स्टॉप वॉच लेंगे, डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। टाइम किसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है भाई? किसी सॉल्यूशन मैंने लिया, ये आपके लिए नया है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। कोई सॉल्यूशन आपने लिया, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था मोल, मोल इसको बोलते हैं, मोल। कोई सब्सटेंस लिया, उसमें आपने कोई सॉल्यूशन भरा तो वो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। भाई इसमें ए क्वांटिटी, ए की इतनी क्वांटिटी है, बी की इतनी क्वांटिटी है। ये आप केमिस्ट्री में ज्यादा यूज आता है, धीरे धीरे करके अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उसमें आएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये लाइट से रिलेटेड है कि कितनी उसमें चमक है। ये भी हम आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसको मेजर करते हैं कैंडला में, ये इसके यूनिट्स हैं। हाँ, लेंथ को मेजर करते हैं मीटर में। हाँ, ये उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। अभी यूनिट्स पे मैंने चर्चा नहीं की है, पर आपको पता है ये चीज़ें, केजी में, इसको सेकेंड में, इसको मोल में, इसको कैंडला बोलते हैं, CAD कैंडला इसका यूनिट है। हाँ, टेम्परेचर का डिग्री केल्विन। हाँ, टेम्परेचर आपको मेजर करना बोला है तो थर्मोमीटर लेके आओगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो ये एम्पियर में मेजर होता है। तो ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इससे पूरा फिजिक्स बना हुआ है। बाकी सब क्वांटिटीज कहीं ना कहीं पीछे इससे ही रिलेटेड होती हैं, ठीक है। वो सब डिराइव क्वांटिटीज होते हैं, कोई ना कोई। बाकी सब जो क्वांटिटीज होंगी वो कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन इन 7 क्वांटिटी से ही होगा। ये जो साइंटिस्ट लोग हैं वो बैठे, उन्होंने सब लॉस पढ़े, उन्होंने बोला अरे यार सभी का कनेक्शन इन 7 क्वांटिटीज के साथ है, तो इनको ये है ABCD ऑफ फिजिक्स। ये 7 क्वांटिटीज से पूरा फिजिक्स जितना भी है बना हुआ इन 7 क्वांटिटीज से बना हुआ है, तो इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज इसको बोला जाता है। बाकी सब क्वांटिटीज कहीं ना कहीं इनसे आकर पीछे रिलेट करती हैं। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, उसके बाद अगर मैं आगे बोलूं तो है यूनिट। देखो यूनिट क्या है उसके बारे में देखेंगे। देखो मेरे को मान लीजिए ये रॉड मेजर करना है, ठीक है। ये रॉड कैसे मेजर करता हूं? मान लो ये रॉड भी छोड़ो, आप कपड़े के दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं कपड़ा दो, तो कैसे मेजर करता है? हाँ, आपने बोला 4 मीटर कपड़ा चाहिए, तो उसको 1 मीटर की ऐसी पट्टी होती है सिल्वर कलर की, आपने देखा होगा। फिर ये 1,
फिर उसको छोड़ता है बाहर, फिर ये 2, फिर ये छोड़ता है बाहर, ये 3, फिर ये छोड़ता है बाहर, फिर 4, ये आपका 4 मीटर कपड़ा कैंची मारता है, ये ले लो। समझ में आ रहा है? तो वो क्या है, एक हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस माना हुआ है, बरोबर है ना। आप यानी ग्रोसरी की दुकान में जाओ, बोलो 1 किलो चावल लो, तो वो क्या करता है, 1 किलो का उसके पास मास का, लेंथ का जैसे पट्टी था, 1 किलो का एक मास है, एक साइड वो 1 किलो का वो रखता है वेट, और दूसरी तरफ चावल डालते जाता है, जब बैलेंस हो जाए आपको बोलता है लो, है कि नहीं। तो वो एक क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस माना जाता है, उसको हम लोग यूनिट बोलते हैं, बरोबर है। ये एक क्या है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है। नहीं तो सोचो कि अगर ये नहीं होता स्टैंडर्ड रेफरेंस, पहले के जमाने में वेट कैसे मेजर करते थे, पत्थर लेते थे, भाई इतने पत्थर हैं, इतने स्टोन्स है, इसका वेट क्या है, 5 स्टोन्स है, 10 स्टोन्स है। अभी ये पत्थर क्या है, ये क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है क्या, नहीं। कभी पत्थर हल्के होंगे, कभी हैवी होंगे, कोई बड़े होंगे, कोई छोटे होंगे, हर बार पत्थर मिलेगा क्या, वैसा नहीं। सोचो आपको चाय नहीं बनाने आती है, आपने क्या किया, एक चाय बनाना सीखा, तो आपकी मम्मी ने बोला क्या कर, अगर तेरे को 4 कप चाय बनानी है तो 3 कप क्या ले, 2 कप दूध ले, ठीक है, और 2 कप पानी ले। फिर आपने बोला ठीक है मम्मी ये तो ले लिया, फिर मम्मी ने बोला ये क्या कर, ये छोटी सी वाटी है, ये छोटी सी वाटी है, इतनी छोटी शक्कर ले और इतनी ही क्या ले, टी लीव ले, चाय पत्ती ले, और उसको रख चाय गैस पर, 4 कप चाय बन जाएगी। आप गए नानी के घर, आप गए, बोले नानी नानी आज मैं पिलाता हूँ आपको चाय, मेरे को आती है बनाने। नानी बोले बना के दे। आपको 4 कप तो कहीं ना, ठीक है मिल भी गया, उधर कप तो साइज लगभग सेम होती है, ठीक है, और भगवान करे ऐसी वाटी, इससे बड़ी वाटी अगर मान लो उधर मिल गई, और क्या हो जाएगा, नानी को डायबिटीज हो जाएगा, बरोबर है। ऐसी छोटी वाटी की जगह 2 बड़ी वाटी आपने डाल दी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं है, ये करेक्ट मेजरमेंट नहीं है। ये वाटी जो होगी हर घर में अलग अलग होगी, तो क्या हर घर के हिसाब से आप चाय सीखेंगे क्या, नहीं, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड रेफरेंस। तो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट लोग बैठे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड रेफरेंस, द स्टैंडर्ड रेफरेंस, हम किसी के रेफरेंस से मेजर करते हैं। द स्टैंडर्ड रेफरेंस यूज्ड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। यूज टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस। पेरिस में साइंटिस्ट लोग बैठे, भाई क्या होगा, हर बार क्या होगा, लेंथ की मेजर अलग अलग होगी तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, इरेडियम रेडियम के आपको पता होगा, एक मार्क बनाया, भाई इतना 1 मीटर है, इससे सब स्केल बने। ये जो सिल्वर पट्टी है उसके अगर आप देखोगे पैकिंग के ऊपर लिखा हुआ होता है, दिस इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कंडीशंस। तो ये 1 मीटर की पट्टी है, हाँ उन्होंने 1 मीटर उधर बना के रखा है कि इतना यानी 1 मीटर। फिर पूरे दुनिया में इसको ही 1 मीटर माना गया है, हम नहीं माना है उसको, पर सबके रेफरेंस के लिए यही 1 मीटर है। उन्होंने एक वेट, भाई ये है, इसको हम 1 kg मानेंगे, तो ये ही एक 1 kg है। सोचो अगर ऐसा नहीं होता, पहले के जमाने में जो लेंथ होता था वो पैरों से नापते थे, इतना फुट उतना फुट। फिर अभी मान लो कि भाई इंडिया वालों का ये पैर था, ठीक है, ये पैर इतना 1 फुट था, 1 फुट। मान लो कोई चीनी आदमी था, उसका पैर क्या होगा,
ड्राइंग पे मत जाओ, भावनाओं को समझो। उसका पैर तो छोटा था, 1 फुट बदल गया तो क्या हो जाएगा, इधर का 1 फुट और उधर मैंने 10 फुट जमीन इधर से बेची तो खरीदने वाला चीनी आदमी से 15 फुट हो जाएगा। चीनी आदमी से मुझे लेना होगा तो मैं तो बोलूंगा अरे ये 10 फुट जमीन है, वो बोलेगा नहीं 15 फुट है, 15 फुट का पैसा दे, झगड़ा हो जाएगा। बरोबर है ना, ये 1 फुट तो नहीं है, सबका अलग अलग होगा, वो स्टैंडर्ड रेफरेंस नहीं बोल सकते। बरोबर है ना, तो वो वेरी नहीं करता है, ये स्टैंडर्ड है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इट शुड बी, मैं सब लिखाऊंगा, इट शुड नॉट बी वेरिएबल, ये फिक्स है। अभी जब से वो डिक्लेयर किया गया है, मुझे लग रहा है 1912 कुछ ऐसा डेट है, तब से लेकर अभी तक फिक्स्ड है। तब से 1 मीटर उसको ही माना गया है, 1 kg उसको ही माना गया है, 1 सेकेंड उसको ही माना गया है। उन्होंने डिक्लेयर किया 1 kg का मतलब ये है, आपने पढ़ा है ऐसा यूनिट्स, तो वो जो स्टैंडर्ड रेफरेंस है उसको 1 यूनिट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये एक तो ये नॉट वेरिएबल होना चाहिए। अच्छा, इजीली अवेलेबल, अगर मान लो फॉर एग्जांपल तो भी चाइना वाले ने बोला हमारा 1 फुट को मानना है, ठीक है, क्या इंडिया में अगर मेजर करना होगा तो बार बार चाइना जाएंगे 1 फुट मेजर करने, 1 फुट लेने के लिए? क्या इजीली अवेलेबल होगा? अच्छा, मान लो कि आज बोला नहीं भाई मेजर करना है, आज राजा छुट्टी पर है, चलेगा ऐसा? आज नहीं हो सकता मेजरमेंट, इट इज नॉट इजीली अवेलेबल। जो यूनिट होता है इट शुड बी नॉट वेरिएबल, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यही 1 फुट है, ये उन्होंने मार्क करके रखा है, जिसको चाहिए यहां से आकर अपना मेजरमेंट फिक्स करके जाओ। तो बड़े बड़े कंपनीज आपकी जो स्केल्स बनी होती हैं उनको पास उसका लाइसेंस होता है कि हाँ ये स्टैंडर्ड कंडीशन से बना हुआ है स्केल, उसके लाइसेंस होते हैं। बराबर है, तो वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है, 1 मीटर, 1 kg, 1 सेकेंड। बराबर है, तो ये कंपनीज क्या होती हैं, उनके हिसाब से अपनी लेंथ, मास वगैरह सेट करके ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ये बनाती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिससे हम फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर सकते हैं। अच्छा सोचिए, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करने के लिए 2 चीजों की जरूरत होती है। एक क्या होगा, यूनिट। पर यूनिट से सब काम चलेगा क्या? न्यूमेरिकल भी तो चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं उसको, एनवी, न्यूमेरिकल वैल्यू। आप जाओगे बोलोगे मेरे को केजी पटाटे दो, वो बोलेगा भैया कितने केजी दूं, 1 किलो दूं, 2 किलो दूं, आधा किलो दूं? न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है। बरोबर है कि नहीं? बोलोगे जा मेरे गाड़ी में पेट्रोल भर लीटर, तो लीटर क्या है? नहीं, कुछ नहीं, उसका नाम यूनिट का जो इंपॉर्टेंस है न्यूमेरिकल वैल्यू के बिना नहीं है। यूनिट तो वो रेफरेंस है, ये 1 मीटर है, बरोबर है, ये 1 किलो है जो भी मास होगा। हमको कितना चाहिए? 5 किलो चाहिए, तो ये 5 किलो क्या हुआ? न्यूमेरिकल वैल्यू हुई। यानी कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 पार्ट से बनी हुई होती है। फिजिकल क्वांटिटी है वो 2 पार्ट से बनी हुई है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होता है उसका यूनिट। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, दूसरा होता है उसका यूनिट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? अच्छा, ये जो सिर्फ अगर सोचो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू भी बोला आपने तो भी आप गलत हो जाओगे। बोलोगे मेरे को स्केल दो 1 की, वो पूछेगा क्या 1 मीटर की दूं, 1 सेंटीमीटर की दूं? बरोबर है ना? आप बोलोगे मैंने पढ़ाई की है 2, तो आपके पापा पूछेंगे 2 क्या? 2 घंटे, 2 मिनट, 2 सेकेंड, कितनी पढ़ाई की है? साथ में यूनिट भी तो दे। यानी जो भी फिजिकल क्वांटिटी है सिर्फ यूनिट भी आए तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू भी आए तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस तब है जब दोनों साथ में आए।
अच्छा, सही फिजिकल क्वांटिटी के साथ सही चीज सही फिजिकल क्वांटिटी से मेजर करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को ये फिजिकल क्वांटिटी है तो ये उसका यूनिट है, ये फिजिकल मास उसका है तो केजी उसका यूनिट है। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट होगा वो होगा मैचिंग यूनिट। मैचिंग यूनिट का मतलब क्या है? सोचो, मैं गया बाजार में, मैंने बोला मेरे गाड़ी में 2 किलो पेट्रोल भर। बोलेगा अरे पागल है क्या, 2 किलो पेट्रोल कहां से आता है? मैं बटाटे की दुकान पे गया, मैं बोला 3 मीटर बटाटे दे। बोला अरे छगन ये कहाँ क्या बोल रहा है, ये सब क्या है, पागल है क्या तू, कुछ भी बताता है, 2 मीटर आते क्या बटाटे? नहीं। तो ये क्या होगा? यूनिट उस फिजिकल क्वांटिटी के साथ मैच होना चाहिए। तो अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ये उसके यूनिट्स हैं, ये फंडामेंटल क्वांटिटी है तो ये उसके यूनिट हैं। समझ में आ रहा है? यूनिट शुड बी मैचिंग टू द फंडामेंटल क्वांटिटी। समझ में आ रहा है? तो ये यूनिट जो है वो मेजरमेंट के लिए यूज होता है, वो एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। ये उसका सब मैंने बताया। और एक फिजिकल क्वांटिटी होता है कई बार, जैसे एप्पल है या मैंगोज, अभी आपने खाए होंगे तो मैंगोज कैसे लेते हैं? हाँ, अभी पूछते हैं मैंगोज। हाँ, कुछ फिजिकल ऐसे भी क्वांटिटीज होती हैं, सिर्फ नंबरिंग से उनका काम चल जाता है, इतना ये इंपॉर्टेंस नहीं है, पर नंबरिंग या काउंटिंग बोलते हैं। आम कैसे कर लेते हो आप? 12 आम घर में, हाँ बोलते हैं ना, आम कितने को, 1 डजन आम कितने? 1 डजन यानी 12 आम। इसमें तो किलो भी नहीं आया, ना वॉल्यूम आया, ना लीटर आया, ना कुछ आया। बोले कितने को दिए आम? 1 डजन आम कितने को दिए? यानी 12 आम का कॉस्ट पूछ रहे हो आप, इजंट इट? अभी आप पूछें तो दूसरा जो है मेजरमेंट का तरीका वो है काउंटिंग। वो इतना काम में नहीं आता है, पर आपको पता होना चाहिए। देयर आर 2 वेज टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी, वन इज बाय काउंटिंग, अदर इज बाय यूनिट्स। हम यूनिट्स पे ज्यादा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। काउंटिंग रेयरली कोई ऐसे कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं तो काउंटिंग काम में आता है। तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें पूरा। तो यहाँ पर मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताए कि यूनिट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसी भी यूनिट को डिफाइन करने के लिए एक तो वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो वेल डिफाइंड यानी किसका भी उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूरे यूनिवर्स को इट शुड बी वेल डिफाइंड, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। सबके पास वो होना चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं हमने कोई यूनिट डिफाइन किया तो किसको समझ में नहीं आ रहा है क्या इसका मतलब क्या है। तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, वेल क्लेरिफाइड। आपको पता है कि जो भी उन्होंने इरेडियम मार्क लिया हुआ है उसके कंडीशंस भी बोले हैं। कई बार देखिए लेंथ जो है भाई ये इतने क्या होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकता है। तो उन्होंने हर एक, हालांकि जो इरेडियम रेडियम का उन्होंने ये मार्क बनाया वो चेंज एकदम, उसका जो चेंज है वो एकदम माइन्यूट है, यानी बिल्कुल वो चेंज होता नहीं है। फिर भी उन्होंने इतना प्रिसाइजली उसको डिफाइन किया है भाई ये जो मार्क है 25 डिग्री 1 एटमॉस्फेयर, सब उसके कंडीशन उसके ऊपर लिखे हुए हैं भाई इन हालातों में हमने इसको ये किया है। समझ में आ रहा है? तो इट शुड बी वेल डिफाइंड, कुछ भी उसमें ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? एसेसिबल, इजी एसेसिबिलिटी यानी इजी टू, इजीली अवेलेबल बोल सकते हैं। ऐसा मैंने बोला जैसे राजा का पैर है, मान लो राजा का पैर को हमने स्टैंडर्ड माना, तो राजा जब तक राजा आएगा नहीं तब तक क्या मेजर नहीं करेंगे? राजा बाहर घूमने गए तो मेजर नहीं करेंगे। इजीली अवेलेबल, मैंने बताया वाटी, आपके घर में तो वाटी अवेलेबल है, नानी के घर में अवेलेबल नहीं है वाटी, क्या करोगे आप? तो इजीली अवेलेबल नहीं है। पर अगर आप देखा जाए तो मार्केट में हर जगह पट्टियां अवेलेबल हैं क्योंकि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। आपके अगर मम्मी अगर ऐसे सिखाती भाई इसमें इतनी ग्राम चाय पत्ती, 50 ग्राम चाय पत्ती जाएगी और 50 ग्राम शक्कर जाएगी, तो आप क्या करते? चाय बनाने से पहले मार्केट में 50 ग्राम लेके आते कि 50 ग्राम कैसे मेजर करना है, चाय बन जाती है अच्छी तरह से, इजंट इट? तो इट शुड बी इजीली एसेसिबल, कोई भी उसको इजीली यूज करना चाहिए। इनवेरिएबल,
ऐसा नहीं है इनवेरिएबल यानी मौसम के साथ बदल गया। मान लो अगर इसके मार्क की जगह एक रॉड रखा होता आयन का, आयन टेम्परेचर के साथ इजीली चेंज हो जाता है, गर्मियों में एक्सपांड हो जाता, ठंडियों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता। आपके घर में रहेंगे स्टील के जो दरवाजे रहेंगे, आपने देखा होगा पानी के सीजन में या वुड के तो बारिश के सीजन में एक्सपांड हो जाते हैं, फिर उसको घसाना पड़ता है, पर गर्मियों में देखते हैं तो और छोटे हो जाते हैं। तो दिस शुड बी इनवेरिएबल विद टेम्परेचर। जो भी ये बनाए गए हैं वो दे आर नॉट वेरिएबल विद टेम्परेचर। समझ में आ रहा है? दे आर इनवेरिएबल विद टेम्परेचर। उसके बाद कन्वीनियंट टू यूज, इवन द लेमैन। आज देखो ऐसा नहीं है, जो बनाते समय तो उन्होंने बहुत सोच समझ के बनाए हैं, पर 1 मीटर जो डिस्टेंस है, एक दुकान का सेल्समैन रहता है, एक कॉमर्स पढ़ा हुआ आदमी भी क्या कर सकता है, इजीली उसको मेजर कर सकता है, 1 मीटर का यूज ले सकता है। इट इज कन्वीनियंट टू यूज। कोई अनएडुकेटेड है, उसको पता जाए ये 1 kg है तो समझ जाएगा, पर वो 1 kg कैसे बना है उसके पीछे पूरी थ्योरी अलग है, उन्होंने बनाया है 1 kg को। पर अभी जो फाइनल आउटपुट मिला है वो क्या इजीली कन्वीनियंट, तो कन्वीनियंट टू यूज है। 1 kg रखा, इधर बटाटे रखे दिए, क्या है, कितना इजी है यूज करना। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब क्या है कि साइंस का यूज ही ये है, चीजों को सिंपल बनाना। तो इन्होंने क्या किया है, सब ये पॉइंट्स को समझा है और उस के हिसाब से ये सब इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं जो कि आराम से कोई भी यूज कर सकता है। हम जो देख रहे हैं वो फाइनल आउटपुट देख रहे हैं, पर इसके पीछे जो मेहनत की गई है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे उसको आपको समझ में आएगा कि कितनी मेहनत उन्होंने की है। समझ में आ रहा है? तो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट्स। अगर ये सब किसी कैरेक्टरिस्टिक में किसमें ये सब गुण होंगे तो ही उसको यूनिट माना जाएगा, नहीं तो उसको यूनिट नहीं माना जाता है। भाई तू चेंज हो गया टेम्परेचर के साथ, नहीं, ये मटेरियल नहीं यूज कर सकते, तो इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है, इसको भी नहीं यूज कर सकते। समझ में आया? तो ये होता है यूनिट्स। उसके बाद आता है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट। पहले के जमाने में क्या होते थे, सिस्टम्स रहते थे, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। पहला होता था FPS, फुट पाउंड सेकेंड। F यानी क्या, फुट, इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकेंड, ठीक है। फुट के लेंथ के लिए यूज किया जाता था, पाउंड मास के लिए, ये पहले के यूनिट्स हैं, और टाइम सेकेंड के लिए आज भी कहीं फुट यूज करते हैं, ठीक है। हम कैसे, जैसे ये ब्रिटिश लोग ज्यादा यूज करते थे, इसलिए आज भी हम लोग लैंड जो होता है वो स्क्वायर फुट में मेजर करते हैं, भाई कितने स्क्वायर फुट है जगह, क्यों वो तब से चलता आ रहा है। फिर है आता है MKS। MKS यानी क्या, मास, सॉरी मीटर, मास बोल रहा हूं, किलोग्राम सेकेंड। तो मीटर किसके लिए, फिर से लेंथ के लिए, और किलोग्राम मास के लिए, और टाइम के लिए सेकेंड यूज होता है। उसके बाद आता है CGS, आपने पढ़ा है CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फिर सेंटीमीटर लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, टाइम के लिए सेकेंड। फिर आता है SI यूनिट। फिर ये क्या था, सब लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ये यूज कर रहे थे, अमेरिकन ये यूज कर रहे थे, कोई वो यूज कर रहा था। फिर साइंटिस्ट की मीटिंग होती तो वो बोलता था अरे मैं तो 4 फुट लिया, क्या बोलते हैं, रॉड, फिर उससे ये एक्सपेरिमेंट किया। फिर जो दूसरा अमेरिकन साइंटिस्ट सामने बैठता वो कैलकुलेटर लेता, अरे 4 फुट को मीटर में कन्वर्ट करो। कोई दूसरा जापानीज बैठता वो सेंटीमीटर में आप कैलकुलेशंस करता तो वो सेंटीमीटर में बदलता। फिर एक बार क्या हुआ, मीटिंग हो गई पेरिस में, जेनेवा में, बोला ऐसा नहीं चलेगा, जब भी मीटिंग होगी सब अपने अपने यूनिट्स मत लेके आओ, अमेरिका वाले अपने लेके आ रहे, ब्रिटिशर्स अपने लेके आ रहे, चाइना वाले अपने लेके आ रहे, ऐसे नहीं चलेगा।
आपको क्या करना पड़ेगा, सबको एक ही यूनिट के साथ चलना पड़ेगा, जिसको बोला गया एसआई यूनिट्स, हम बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल इज अ कॉमन, ये जो मैंने बताया ना, ये रखा गया है पेरिस में पहले भी, तो वो तब से ये डिफाइन किए हैं यूनिट्स, स्टैंडर्ड यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल। और मैंने जो लेंथ के सामने मीटर, मास के सामने केजी और यानी इलेक्ट्रिक करंट के सामने एम्पियर लिखा था, ये सब एसआई यूनिट्स हैं, उसके फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और उस यूनिट से ही आज पूरा फिजिक्स रन होता है। ठीक है भाई, पूरा कंफ्यूजन दूर करने के लिए तो उन्होंने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम डिफाइन किया कि नहीं ऐसे ऐसा इन चीजों को हमको चलाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये क्या है कि ये सिस्टम इंटरनेशनल इसको बोला गया है, और ये सिस्टम इंटरनेशनल से आज पूरा विश्व चलता है, ये उनके यूनिट्स हैं। तो आज हमने अलग अलग क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझा, डिराइव क्वांटिटीज को समझा, ठीक है, अलग अलग सिस्टम समझे, कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट्स समझे। ठीक है, तो फिर से कल हम मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए आप इतना रीड कीजिए, लिख लीजिए, धीरे धीरे हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद।